अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। चलो आज सही इंशाल्लाह, नहीं तो कल सही। होमवर्क दिए थे मैंने 2 आधे सवाल, तो आप चूंकि सारी रात इबादत में रहे और उससे पहले उसकी तैयारी में रहे, एक फिक्र कि कहीं कुछ घड़ियां मिस ना हो जाए, तो इसलिए होमवर्क नहीं किया होगा। किसने किया है होमवर्क? ठीक। इलस्ट्रेशन 4 मैंने FIFO से किया था बोर्ड पे और कहा था कि सॉल्यूशन मैंने FCO से किया हुआ है। तो वैसे अगर आपने आंसर टैली करना है तो बी और डी में भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे सवाल होना था, और इसमें भी इतने यूनिट थे कि वो सारे परचेजेस में से ही पूरे हो रहे थे, तो इसलिए परचेजेस वाले ही का पर यूनिट रेट निकलेगा और वही कॉस्ट पर यूनिट होगी। और NRV दोनों में प्रोडक्ट ए की तरह ही निकलनी थी जी। प्रोडक्ट बी में कॉस्ट पर यूनिट है, उसमें 2 लाख और 16 लाख 50 हजार और 160 आ गया। ट्रांसपोर्टेशन ना नहीं, पीछे सॉल्यूशन में वो तो FCO किया हुआ है ना। तो ये प्रोडक्ट डी जो है नहीं, आप प्रोडक्ट डी की परचेज वैल्यू कह रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऐड की हुई है ना। 600 यूनिट्स हैं, 100 रुपए पर ट्रांसपोर्टेशन ऐड की हुई है। इलस्ट्रेशन 4 जिन्होंने किया है कुछ पूछना है जी? वो ऐसे थोड़ी होता है यार। अच्छा ये बाकी भी सुना यार, ये छोटे मोटे बच्चे जो है ना, वो छोटी मोटी परेशानियां, बच्चे नहीं, बच्चे तो सही सब छोटे मोटे नहीं है, परेशानियां कि मैंने कहा था कि अगर ये सवाल पेपर में ऐसे आ जाता और ये ना बताया होता कि FIFO है कि वेटेड एवरेज है, तो आपके पेपर की मार्किंग ना कंप्यूटर ने नहीं करनी, रोबोट से नहीं करनी, इंसानों ने करनी है। और अगर एग्जामिनर ने इसका सोल्यूशन अपने तौर पे FCO बनाया हुआ है और स्टूडेंट FIFO कर रहा है तो काट पीट ही देंगे। जब सवाल के अंदर ऐसी एम्बिग्विटी है जिसके मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं, तो उन सारे के सारे मल्टीपल सोल्यूशन को बिल्कुल एक्सेप्ट किया जाता है। तो जो FIFO से करेगा उसको भी सही मानेंगे, जो FCO से करेगा उसको भी सही मानेंगे। कंप्यूटर ने नहीं मार्किंग करनी, कि जो कंप्यूटर में फीड होगा बस वो मार्किंग हो जाएगी। कंप्यूटर बेचारे को तो राइटिंग समझ नहीं आनी बहुत सारे लोगों की। तो इसलिए जहां भी कोई एम्बिग्विटी होती है ना सवाल में, तो उसके मल्टीपल सोल्यूशन होते हैं। इलस्ट्रेशन 4 में जिन्होंने किया है कुछ और पूछना हो, क्योंकि जैसे ए और सी कैलकुलेट मैंने कर दिया था, सी में तो फिर कोई सेल प्राइस एक्सपेक्टेड थी, बी और डी में तो ए की तरह पास्ट वाली ही निकालनी थी, और बाकी उनमें कोई डैमेज वाला मसला भी नहीं था जी। कॉस्ट में NRV उसके, अच्छा अच्छा ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। सवाल ये पूछा है कि ये जो ओपनिंग स्टॉक है, ये प्रोडक्ट बी कह रहे हैं ना आप, इसमें ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने थे? प्रोडक्ट बी 60, और इनकी NRV कितनी थी? वो लोअर थी 245 है। बस क्या कर रहे हैं यार, 110 थी, और जो मजीद खरीदे थे वो कितने खरीदे थे? 780, और इनकी भी आगे फिर पूरी कॉस्ट थी। सवाल ये पूछा है कि जब हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉस्ट, तो फिर कॉस्ट ही कैलकुलेट करें ना, ये ओपनिंग की भी कॉस्ट ही लें, फिर ओपनिंग की कॉस्ट और NRV में से NRV लोअर है, इलस्ट्रेशन 4 बता रहा हूं, तो फिर इसकी कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हुए फिर कॉस्ट इस्तेमाल करें, ये कह रहे हैं ना। तो ये जो NRV की वैल्यू, यानी एक साल एंड हुआ, अब वो इन्वेंट्री NRV पे आ गई। अब ये बिजनेसेस की मर्जी है कि वो इसी को लेके आगे चल लें या NRV का अलग से रिकॉर्ड रखें और कॉस्ट को लेके आगे चलें, ये बिजनेस की मर्जी होती है। एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में ये NRV वाला पॉइंट डाल दिया तो वो ये चाह रहा था कि NRV को यूज करें। वैसे बिजनेस की मर्जी होती है कि वो कॉस्ट को अलग कैलकुलेशन रखे, कॉस्ट जो प्योरली कॉस्ट ही हो, और NRV की अलग कैलकुलेशन रखे, ये बिजनेस की मर्जी है। लेकिन वो ये भी कर सकते हैं कि एक साल में अब कर लिया वैल्यू जो करनी थी, अब उसी को अगले साल लेके आगे चलने जो उनमें से लोअर थी। मेरे ख्याल में अगर इसमें कॉस्ट ले लेते तो ये सवाल बनाने वाले की गलती है, यानी इसके सोल्यूशन में भी उसने NRV ली हुई थी, तो इस तरह से उसको टेस्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दोनों हल हो सकते हैं। मैं अगर पर्सनली इसको देखूंगा तो मैं तो कॉस्ट को कॉस्ट के साथ ही मिलाऊंगा, लेकिन हाँ वही बता रहा हूँ ना कि इसमें एग्जामिनर ने ये पॉइंट डाला इसलिए था कि वो ये चीज टेस्ट करना चाह रहा था कि ओपनिंग में क्या करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सवाल है ना, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सवाल है। तो इस सवाल के अंदर उसने ये हम कौन सा सवाल पूछ रहे हैं बड़ा, दूसरा वाला, हाँ आई के वाला पूछ रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग का सवाल है ये। तो इसमें वो ये पॉइंट टेस्ट करना चाह रहा था कि जो ओपनिंग है उसकी सही वैल्यू ये लेता है कि नहीं लेता, लेकिन मेरे हिसाब से ये कॉस्ट के हिसाब से भी सही होना चाहिए था, क्योंकि कॉस्ट निकालते तो कॉस्ट ही इस्तेमाल होनी चाहिए थी। पुराने साल का क्लोजिंग स्टॉक था, उसकी वैल्यू की होगी तो लोअर ली होगी, तो अगले साल फिर वही वैल्यू लेके आगे बढ़ गई, ये भी बात सही है। इलस्ट्रेशन 4 में कुछ पूछना है और? परचेजेस पे नुकसान हो गया मतलब? हाँ तो वो नुकसान
हाँ, वो एज एन एक्सपेंस कवर हो जाएगा। जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम लगेगी, कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा आ जाएगी, तो वो एक्सपेंस ज्यादा बन जाएगा। हाँ, नुकसान है वो। इलस्ट्रेशन 4, दूसरा जो पांच पेपर का सवाल था, ये पूरा करने को कहा था। तो जैसे मैंने ए और सी कर दिया था, बिल्कुल उसी तरह से बी और डी भी होना था, बस वैल्यूज ने चेंज होना था। चलें ठीक है, किसी ने कुछ नहीं पूछना। कॉस्ट की और एनआरबी की कैलकुलेशंस बहुत हैं। जनरल एंट्रीज क्या जी? किसके लिए जरूरी है? हाँ, टेस्ट हो सकती हैं भाई, तो सवाल पे डिपेंड करता है, 15 नंबर का भी आ सकता है। जनरल एंट्रीज और कॉस्ट में ना पीरियोडिक सिस्टम नहीं होता, परपेचुअली होता है। यानी जो बिजनेस अगर बिजनेस की प्रोडक्ट की डिटेल कॉस्ट जानना चाह रहा है तो परपेचुअल रखेगा, तो उसको सारा हिसाब पता चलेगा। तो इसलिए इसके अंदर जो एंट्रीज है वो परपेचुअल सिस्टम वाली ही है, पीरियोडिक वाली नहीं है। अच्छा, अब ना जो चीजें मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से लिखवाता हूँ, समझाते समझाते लिखवाता हूँ, वो तो मैं बोर्ड पे जरूर बताया करूंगा। लेकिन बाकी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं ना, जो मैंने बुक में लिख दी हुई हैं, उनको दोबारा बोर्ड पे लिखने पे टाइम नहीं लगाएंगे, और उसके लिए मैं आपको पेज पे ले आया करूंगा। पेज 2, 3, 4 जनरल एंट्रीज बताई हुई है मैंने, तो बुक में आ जाए, पेज 2 पे आ जाए। पेज नंबर 2, ये जनरल एंट्रीज हैं। इन्वेंटरी वैल्यूएशन वाले चैप्टर में आपसे एंट्रीज टेस्ट हो सकती हैं, हो जाती होती हैं। पेज 2 पे आ जाए, ये हेडिंग जरूर दे लें। मैं जहां पर लेक्चर से घुमा फिरा के आपको बुक पे ले जाता हूं ना, वो लिखा करें रजिस्टर में कि यहां से हम बुक पे चले गए थे। अच्छा, अब जो मैंने एंट्रीज लिखी हुई हैं वो मैं आपको सामने दिखाता हूं, और उसको जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, अगर आपको लगे जरूरत एक्सप्लेन करने की तो किताब पे लिख लेना बेशक, वहीं किताब पे ना उन एंट्रीज के साथ वो एक्सप्लेनेशन लिख लेना, ताकि दोबारा पढ़ें तो फिर वो काम आएगी बात। ट्रेडिंग बिजनेस की बात करते हैं पहले, कल मैन्युफैक्चरिंग की करेंगे, ट्रेडिंग बिजनेस की करते हैं बात। ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स। अच्छा, ये जो मैंने एंट्रीज लिखी हुई है ना ये बुक के अंदर, ये बस कुछ पॉसिबल एंट्रीज हैं। आपको एक बार डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट समझ आ, कौन सा वो तो है, डेबिट क्रेडिट तो आता ही है, लेकिन अगर आपको ये वाली चीजें जो मैंने 6-7 एंट्रीज लिखी हैं, अगर आपको उनकी साइंस समझ आ गई, तो अगर इनसे कुछ डिफरेंट ट्रांजैक्शन भी हुई तो वो भी कर सकते होंगे आप एंट्रीज। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई स्टैंडर्ड था, उसमें ये 7 एंट्रीज लिखी थी और मैंने वहां से कॉपी कर दी, बस ये ऐसी कुछ 5-6 एंट्रीज लिखी हैं, और भी हो सकती हैं। लेकिन एक बार अगर आपको पैटर्न समझ आ गया, तो अगर वो कोई और भी हुई तो वो कर सकते हैं। मैं जबानी बोल भी दूंगा 1-2। ट्रेडिंग बिजनेस है, गुड्स खरीदेगा, तो परपेचुअल सिस्टम के मुताबिक गुड्स का खरीदना एक्सपेंस नहीं होता, एसेट होता है। क्योंकि परपेचुअल सिस्टम वालों के मुताबिक अभी गुड्स खरीदी हैं। अच्छा, पीरियोडिक वाले क्या कहते हैं? गुड्स खरीदी हैं तो एक्सपेंस है, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन परपेचुअल वाले कहते हैं कि रुको जरा, सब्र करो, अभी खरीदी है, बेची नहीं है, तो अभी तो खरीदी है, तो खर्चा मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक्सपेंस कब बनना चाहिए? जब उसे बेनिफिट मिल जाए। तो अभी तो खरीदी है गुड्स, अभी बेची थोड़ी है। तो परपेचुअल सिस्टम के मुताबिक गुड्स का खरीदना एसेट है। गुड्स हमारे स्टोर में आ रही है तो इन्वेंटरी एसेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो इन्वेंटरी डेबिट कैश या पेबल क्रेडिट। तो गुड्स खरीदेंगे तो इन्वेंटरी बढ़ जाएगी, इन्वेंटरी डेबिट, और खरीदी भी वापस कर देंगे तो रिवर्स, इन्वेंटरी क्रेडिट हो जाएगी, कैश पेबल डेबिट हो जाएगा। तो ट्रेडिंग बिजनेस गुड्स का खरीदना और खरीदी हुई चीजों को वापस कर देना। अच्छा, जब खरीदा था तो एसेट क्यों कहा था? तब एक्सपेंस कहते थे, क्योंकि तब बेनिफिट नहीं मिला था, इसलिए उस वक्त एसेट कहा था। बेनिफिट कब मिलना था? जब बेचते, तो चीजें बेच दी। अब जब चीजें बेचेंगे तो चीजें बेचना, गुड सेल करना, ये तो इनकम है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो ठीक है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। लेकिन एक और काम भी हुआ है कि वो जो गुड्स हमारे स्टोर में पड़ी हुई थी, जिसको हम एसेट कह रहे थे, वो कम हो गई, तो इन्वेंटरी क्रेडिट होगी। और पहले इसको एसेट क्यों कहा था? तो अब मिल गया ना बेनिफिट, अब कह देते हैं एक्सपेंस। तो जब गुड्स सेल होंगी तो 2 एंट्रीज होंगी, सेल्स की एंट्री भी होगी, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, और वो जो पहले गुड्स खरीद के एसेट कहा था, अब उसको एसेट से निकाल के कॉस्ट ऑफ सेल्स नामी एक्सपेंस बनाएंगे। तो जब सेल्स होंगी तो 2 एंट्रीज होगी, सेल्स की रिकॉर्ड, सेल्स भी रिकॉर्ड होंगी, और गुड्स का बिकना, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी रिकॉर्ड होगा। अमाउंट एक ही होगी, सेम अमाउंट होगी। ये क्या होगा? ये सेल वैल्यू होगी, ये कॉस्ट होगी। तो जब गुड्स सेल हो जाएंगी तो सेल्स की भी एंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल्स की भी एंट्री, और बेची हुई चीजें वापस आ गई, तो यही दोनों रिवर्स हो जाएंगी। सेल्स वाली एंट्री भी रिवर्स हो गई, सेल रिटर्न्स, और इन्वेंट्री वापस आ गई, तो इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। तो ये गुड्स खरीदना और बेचना। हाँ जी, खरीदना बेचना, ओके। अच्छा, मैंने यहां लिखा नहीं है, लेकिन अगर आपको ये गुड्स का आना जाना और डेबिट क्रेडिट समझ आ रहा है तो और बना लेते हैं एंट्रीज। ओनर लेके जा रहा है गुड्स, ड्राइंग्स डेबिट, इन्वेंटरी क्रेडिट, क्योंकि गुड्स का स्टॉक कम हो रहा है, इन्वेंटरी क्रेडिट। अच्छा, नीडी पीपल में बांट रहे हैं, चैरिटी एक्सपेंस डेबिट, इन्वेंटरी क्रेडिट।
तो चोर को दे देते हैं, चीजें गायब करा दी, तो गुड्स लॉस्ट डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। तो अब जो भी इन्वेंट्री का आना जाना है, इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिट हो रही है। ओके ये समझ लें जी, ये 5 और 7 समझ लें, इनफैक्ट इनका फर्क समझ लें, 5 और 7 ऑन करना। स्टॉक में कुछ गुड्स पड़ी हुई थी 9,000 रुपए की, जल गई, खराब हो गई। अब इनको हमने सस्ते में किसी कबाड़िए को बेच दिया। अब ये सेल्स नहीं है, सेल्स होती है जो रेगुलर कस्टमर्स होंगे तो उनको बेचना सेल्स होती है और इन्वेंट्री को निकाल के कॉस्ट ऑफ सेल में डालते हैं। लेकिन अगर हो गई ना गुड्स खराब, तो फिर उनका बेचना कबाड़ियों को हम सेल्स नहीं मानते। तो जितने का बेचेंगे, चलो ये कबाड़ियों को बेच देते हैं 2,000 की, खराब हो गई, इसको बेच दिया कबाड़ियों को, ये सेल्स नहीं मानी जाएंगी, ये कोई रेगुलर कस्टमर्स को नहीं बेची जा रही है। तो पड़े पड़े खराब हो गई थी तो कबाड़ियों को बेच दी। तो अब इसमें क्या होगा, कैश डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या होगा, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्योंकि इन्वेंट्री तो जा रही है ना, कैश कितने से डेबिट, 2,000 से, और इन्वेंट्री कितने से क्रेडिट, 9,000 से, क्योंकि उसको तो हम 9,000 से ही बुक्स में से निकालेंगे। तो 7,000 का नुकसान हो गया, ये P&L को चार्ज हो जाएगा। ये है। और इसी का एक और वर्जन ये हो सकता है कि ईयर एंड पे बेची अभी नहीं है लेकिन है बिल्कुल फारे खराब, और बिकेंगी भी तो 2,000 तक की बिकेंगी बस। तो अभी बेची नहीं है लेकिन ये बिल्कुल सड़ गई हुई है, तो इनको हम नॉर्मल इन्वेंट्री से निकाल लेंगे, इन्वेंट्री कर देंगे क्रेडिट। कितने से, ये इन दोनों में ना फर्क ही मेनली बस डेबिट का होने लगा है। बेची अभी नहीं है लेकिन नॉर्मल इन्वेंट्री से निकाल लेंगे, बाकियों को भी ना खराब करे, तो इसको अलहदा से ना डैमेज इन्वेंट्री कह के अपना एक अलहदा से कमरे में रख लेंगे। कितने पे, जितनी इसकी वर्थ है 2,000, और बाकी जो नुकसान है। ये दोनों में फर्क है कि अगर गुड्स खराब हो रही हैं और फौरन बेच रहे हैं तो कैश डेबिट, और अगर अभी नहीं बेची तो उनको अलग से साइड पे रख देते हैं, और अगर फेंक दी हैं तो इन्वेंट्री क्रेडिट और बस सारा ही P&L डेबिट। यानी अगर ये 9,000 की चीजें बिल्कुल सड़ के फेंक ही दी होती तो इन्वेंट्री क्रेडिट और P&L 9,000 डेबिट। तो ये मैंने ये दोनों लिखी है, 5वीं और 7वीं, ये समझाता हूं भी, 5वीं और 7वीं बताइए मैंने। ये मैंने बुक में एंट्रीज लिखी हुई है और अभी मैं ट्रेडिंग बता रहा हूं, फिर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। नंबर 5, नंबर 7, ओके। अच्छा ये कुछ भी नहीं जरूरत लग रही बुक पे लिखने की, मतलब कोई कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, सब समझ आ गया, सब तो कोई ऐसी बात नहीं लगी जो आप लिख लेते, सबको सब समझ आ गया, सब याद हो गया। नंबर 6 समझाता हूं। ईयर एंड पे क्लोजिंग स्टॉक किस अमाउंट पे वैल्यू होता है, ईयर एंड पे क्लोजिंग स्टॉक किस अमाउंट पे वैल्यू होता है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अब चूंकि परपेचुअल सिस्टम है तो इन्वेंट्री की सारी आनियां जानियां साथ साथ डेबिट क्रेडिट होकर रिकॉर्ड तो हो ही रही है। यानी इन्वेंट्री अकाउंट बना हुआ बकायदा जिसमें साल के शुरू वाला बीडी था, उसके अलावा जितने भी इन्वेंट्री इन हुई होगी, जितनी भी इन्वेंट्री आउट हुई होगी वो रिकॉर्ड होती रही। इन्वेंट्री डेबिट अगर गुड्स पहुंचनी थी, इन्वेंट्री क्रेडिट अगर गुड्स जा रही थी। इसका सीधी बैलेंस क्या आ रहा होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये जो सारी यहाँ फिगर्स लिखी हुई है ये कॉस्ट है ना, तो इसका जब सीधी बैलेंस निकालेंगे तो वो कॉस्ट ही आ रही होगी। लेट्स से कि वो 3,000 है। अब ये क्लोजिंग स्टॉक की है कॉस्ट, अब यहां से ये ट्रायल में जाएगा, ट्रायल से आगे एसएफपी में जाएगा। लेकिन अगर इस क्लोजिंग स्टॉक की एनआरवी कैलकुलेट की गई और वो 2500 थी तो एसओएफपी में क्या लेके जाना है, 2500। लेकिन यहां तो 3,000 आ रहा है, अगर एसओएफपी में 2500 ले जाना है तो फिर ट्रायल तक पहुंचाना पड़ेगा। ट्रायल तक तब पहुंचेगा जब यहां 2500 आएगा। तो इसको 2500 कैसे करें, ऐसे करते हैं, मैं हो गया 2500। एंट्री करनी पड़ेगी और कितने से करनी पड़ेगी, 500 से इसको क्रेडिट करेंगे तो ये 2500 तक पहुंचेगा। इसको कहते हैं इन्वेंट्री को राइट डाउन कर देना। और ये इधर लिख लेना ब्रैकेट में, ये काम ईयर एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ हो रहा है। ये ईयर एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी ये काम ईयर एंड पे हो रहा है सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ। जो हमारे पास यूनिट पड़े हुए हैं और उनकी अगर एनआरवी कम है तो उनको बाकायदा एंट्री करके लोअर वैल्यू पे लाना पड़ेगा, क्योंकि सारा कुछ डेबिट क्रेडिट हो रहा था। तो एंट्री 2500 से करेंगे या 500 से, डिफरेंस है 500 से। तो इसको इन्वेंट्री को राइट डाउन करना कहते हैं। इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो जाएगी। नहीं समझ आई, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आई बात समझ। ये काली काली फिगर ठीक है। इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिट क्यों हो रही है,
जब इन्वेंट्री रिसीव हो रही है आउट। तो अब जब ये इन्वेंट्री का बीडी बैलेंस है, जितनी इन्वेंट्री रिसीव हो रही है, जितनी इन्वेंट्री आउट हो रही है, सब यहां पर मौजूद है, तो इसका सीडी बैलेंस क्या आ रहा होगा? कॉस्ट ना, क्लोजिंग। लेकिन अगर इसकी एनआरवी 2500 है तो एसओएफपी में इन्वेंट्री 3000 लिखेंगे, 2500 लिखेंगे, क्योंकि लोअर 25 है। तो अब ऐसा क्या करें कि इसका सीडी 3000 की बजाय 2500 हो जाए, ताकि वो ट्रायल में जाए और ट्रायल से आगे एसओएफपी में जाए। इसको काट के 2500 कर दे। फिर एंट्री करेंगे ना, इन्वेंट्री क्रेडिट करेंगे 500 से। इन्वेंट्री क्रेडिट करेंगे तो यहां पर 500 जब क्रेडिट आएगा तो अब सही सीडी क्या बन जाएगा? तो ये जो 500 की एंट्री करना है, इसको कहेंगे कि हमने इन्वेंट्री को राइट डाउन किया है। और क्यों करना पड़ा ये? ईयर एंड पे जो क्लोजिंग स्टॉक था, अगर उसकी कॉस्ट ज्यादा है, एनआरवी कम है, तो डिफरेंस से राइट डाउन की एंट्री करनी पड़ेगी, इन्वेंट्री कम करनी पड़ेगी, और ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस बन जाएगा। पीएनएल भी हो सकता है, कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा बेहतर है, पीएनएल भी डेबिट हो सकता है, इसको स्लैश पीएनएल भी कर दें। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी ठीक है, स्लैश ये पीएनएल कॉस्ट ऑफ सेल के साथ कह रहा हूं, इन्वेंट्री तो क्रेडिट होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट की जगह पीएनएल डेबिट कर सकते हैं, वो भी सही है? कौन सा एक्सपेंस? तो कॉस्ट ऑफ सेल एक एक्सपेंस ही है ना, और क्या है? हाँ, क्योंकि इन्वेंट्री की वैल्यू डाउन हो गई, तो ये नुकसान है, फायदा है? लॉस हुआ ना, तो एक्सपेंस ही है ना। एक लॉस होना एक्सपेंस, बैड डेट क्या होता है? एक्सपेंस है ना। तो क्या खर्च कर रहे होते हैं? कुछ नहीं, पैसा डूब रहा होता है, गुड्स जल गई, कुछ खर्च कर रहे होते हैं, नहीं, लॉस हो रहा होता है, तो एक्सपेंस है। तो ये वैल्यू का डाउन हो जाना एक लॉस है, और उसके लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा नॉर्मल कॉस्ट ऑफ सेल्स का डेबिट करना है, पीएनएल भी कर सकते हैं इसकी जगह। तो ईयर एंड पे अगर क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट ज्यादा है, एनआरवी कम है, तो राइट डाउन की एंट्री करनी पड़ेगी जी। सेल्स क्या कर दें? कॉस्ट ऑफ सेल कैसे डेबिट हो रही है? पीरियोडिक सिस्टम में कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की फिगर कैसे निकलती है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो अगर एनआरवी कम होगी तो ये फिगर कम हो जाएगी, तो इसका असर किस पे पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ सेल पे पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ सेल पे नहीं पड़ेगा? ये मैं जो कह रहा हूं दोबारा सुने, पीरियोडिक सिस्टम में कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालेंगे? ऐसे ही नहीं जैसे ही किया। क्लोजिंग स्टॉक की फिगर कैसे निकलेगी पीरियोडिक सिस्टम में? फिजिकल काउंट गिनेंगे, फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे। कौन सी वैल्यू? एनआरवी और कॉस्ट में से लोअर लेंगे ना। तो अगर एनआरवी कम हुई तो ये एनआरवी आ जाएगी, इसके कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल। जब एक कम फिगर माइनस कर रहे हैं तो इसके कम होने का किस पे असर जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल पे जाएगा ना। तो अभी भी मैं कॉस्ट ऑफ सेल पे लेके जा रहा हूं, कॉस्ट ऑफ सेल ही बढ़ेगी ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दी। पीरियोडिक में वो ऑटोमेटिकली बढ़ जानी थी, क्योंकि पीरियोडिक के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल इस फार्मूले से निकलनी थी। परपेचुअल में हमें खुद डेबिट करनी पड़ रही होती है, तो इसलिए हमें इसकी खुद एंट्री करनी पड़ रही है। पीरियोडिक में ये काम ऑटोमेटिकली हो जाना था, परपेचुअल में हमें एंट्री करनी पड़ रही है इसकी, तो इसलिए ज्यादा बेहतर कॉस्ट ऑफ सेल्स है, लेकिन ये पीएनएल भी हो सकता है। ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स की एंट्रीज में बताएं, और कोई बात पूछनी है तो? कोई कंफ्यूजन, कोई प्लस माइनस डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट क्यों हुआ, कैलकुलेशन कैसे की, क्या वजह है? हाँ जी, कोई सवाल? परपेचुअल में बताएं, होनी चाहिए, मैं भी पूछ ही रहा हूं। क्लोजिंग स्टॉक की कोई एंट्री होनी चाहिए है? होनी चाहिए। क्यों क्यों होनी चाहिए? कि पता चलेगा है? हर चीज की एंट्री होती है। साल के एंड पे बैंक में जितना बैलेंस रह गया है, बैंक का सीडी, उसकी क्या एंट्री होगी? साल के एंड पे कैश पड़ा रह गया, सीडी बैलेंस है, उसकी एंट्री क्या करेंगे? एंट्री क्या करेंगे उसकी? सीडी बैलेंसेस की एंट्री नहीं होती, सीडी बैलेंसेस की एंट्री नहीं होती भाई। डेटर का साल के एंड पे क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, उसकी एंट्री क्या करें? है नहीं नहीं क्लियर हुआ? सीडी बैलेंसेस की एंट्री नहीं होती ना बेटे। तो परपेचुअल सिस्टम में तो इन्वेंट्री के साथ साथ एंट्रीज कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि इन्वेंट्री अकाउंट, परपेचुअल और पीरियोडिक में फर्क यही है। परपेचुअल में इन्वेंट्री की सारी ट्रांजैक्शन साथ साथ कर रहे हैं ना, डेबिट क्रेडिट, तो इन्वेंट्री का अकाउंट बन रहा है। अब जब इन्वेंट्री का बीडी बैलेंस भी इस अकाउंट में आ रहा है, सारा इन्वेंट्री का आना जाना, डेबिट क्रेडिट सब रिकॉर्ड हो रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे पता चलेगा? सिर्फ कैरी डाउन से पता चल जाएगा, तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी नहीं। तो परपेचुअल के अंदर इन्वेंट्री के क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं करने की जरूरत होती, क्योंकि वो सीडी बैलेंस से पता चल जाएगा। पीरियोडिक में क्या होगा? वो एफआर1 में होगा वैसे, लेकिन क्या होता है पीरियोडिक में, इन्वेंट्री अकाउंट में कर ही नहीं रहे होते डेबिट क्रेडिट, तो साल के एंड पे फिर फिजिकल काउंट करना पड़ता है, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। जो लोग हमें से एफआर1 पढ़ रहे हैं, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में चीज बताऊंगा। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाली जाती है, फिर उस वैल्यू से एंट्री की जाती है इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। ये एंट्री होती है, पीरियोडिक में होती है। क्लोजिंग स्टॉक काउंट करते हैं, उसकी वैल्यू लगाते हैं, फिर उस वैल्यू को खुद अकाउंट फॉर करते हैं इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। परपेचुअल में ऐसा करने की जरूरत क्यों नहीं है?
क्योंकि साथ साथ डेबिट क्रेडिट होता जा रहा था, बस सीडी बैलेंस निकालेंगे तो ये होगा क्लोजिंग स्टॉक। और बताएं इन अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी जरा सी भी कंफ्यूजन, कोई पुरानी नई कोई कंफ्यूजन? कोई नहीं, कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं पूछना कि दफा करो क्या पूछना, किसी को कोई मसला नहीं। फिर पास क्यों नहीं होते यार सारे? चले पास पेपर का सवाल करते हैं। आप आ जाइए क्वेश्चन पेज नंबर 10 क्वेश्चन 2, पेज नंबर 10 क्वेश्चन 2। ये स्प्रिंग 2021 अटेम्प्ट का सवाल है, स्टैंडर्ड लिमिटेड। पहुंचे? चलें पढ़े, मैं करता हूं बोर्ड पे। सवाल पढ़ लीजिए, मैं बोर्ड पे करता हूं। सवाल दोबारा बता रहा हूं, पेज नंबर 10 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 रखा हुआ है मैंने, स्टैंडर्ड लिमिटेड। जो अभी भी जिन्होंने किताब नहीं खरीदी, खरीदने का इरादा भी नहीं रखते, तो ये स्प्रिंग 2021 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 4 था। सवाल पढ़ लें सारा ध्यान से, मैं करता हूं बोर्ड पे। पूछ सकता नहीं सकते की तो गारंटी नहीं है, लेकिन किताब में भी इस पर डिस्कस नहीं हुआ, परपेचुअली डिस्कस हुआ होता है। क्योंकि एक बिजनेस जो कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहा है ना, जब सारी चीजों की डिटेल कैलकुलेशन रख रहा है, तो ये हिसाब किताब रखता ही होगा कि कितनी चीजें कब आई कब गई। तो ऐसा प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है कि वो सारी इंफॉर्मेशन पूरी डिटेल रिकॉर्ड कर रहा है और इन्वेंट्री का उसको पता ही नहीं। किताब में भी ना बस डिस्कस ही परपेचुअल है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, हाँ इन्वेंट्री का है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अच्छा, एक सवाल है एक बच्चे का, और मेरी गलती है, मुझे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस ही कराना चाहिए था। एक बेसिक सा सवाल है, अच्छा सवाल है, बाकी भी सुन लें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है एक्सटर्नल लोगों के लिए। जैसे एक बिजनेस है, उस बिजनेस में पैसा लगाने वाले, अब जरूरी नहीं कि बिजनेस चलाने में भी इन्वॉल्व हो। अब एक बिजनेस है, उसके बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, वो घर बैठे हैं, वो बिजनेस के अंदर नहीं है। इसी तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, बैंक्स हैं, उनको अगर बिजनेस की इंफॉर्मेशन जाननी है तो उनको बिजनेस अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देगा। कैसे बना के देगा? उसके लिए गाइडेंस अवेलेबल है, वो गाइडेंस कहलाती है IAS। और हर साल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, ये सारा रिकॉर्ड रखना, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। यानी अगर मेन फर्क देखें ना, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेनली एक्सटर्नल यूजर्स के लिए है, लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, ये बिजनेस जिसने चलाना है, जो बिजनेस के मैनेजर्स हैं, उनको भी तो पता हो ना बिजनेस में हो क्या रहा है। तो वो अपने कंट्रोल के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए जो इंटरनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करवा रहे होते हैं, ताकि अपने डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन मिले। वो कोई IAS फॉलो नहीं हो रहा होता, बस अपने रूल्स के तहत कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। वो सारा कुछ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल मैनेजमेंट के लिए है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। ये फर्क है दोनों सब्जेक्ट में। हाँ जी, सवाल पढ़े तो मैं करूं। अच्छा, इतने अच्छे बच्चे अदब वाले तो हैं कि क्लास में तो बैठे ही हैं और एंड तक तो बैठे रहेंगे, तो पढ़ भी लेना यार। जब सवाल करा रहा होगा ना, तो पता तो चले ना क्या कर रहे हैं। इसलिए सवाल कहा है पढ़ने को, तो पढ़े सवाल।
सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? जनरल एंट्रीज। कैसे पता इस चैप्टर का सवाल है? कैसे पता इस पेपर में कैसे पता चलेगा चैप्टर का सवाल है? भाई डाटा से पता चल रहा है ही सारा इन्वेंट्री का सवाल, परपेचुअल इन्वेंट्री है, उसकी एंट्रीज पूछी हुई है। अच्छा कैसे पता ट्रेडिंग है कि मैन्युफैक्चरिंग है? हाँ पहली लाइन से पता चल रहा है कि बाय करता है और सेल करता है, तो ट्रेडिंग बिजनेस का सवाल है और इन सारी ट्रांजैक्शंस की करनी है एंट्रीज। कैलकुलेशन के लिए FIFO या वेटेड एवरेज? वेटेड एवरेज। तो एंट्रीज तो होंगी बाद में, अमाउंट्स निकालने के लिए पहले आपको वो इन्वेंट्री कार्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि परपेचुअल सिस्टम है ना, इन्वेंट्री कार्ड बनाएंगे तो वैल्यूज निकलेंगे। और कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में आप लोग, आपके PRC नहीं है जिसमें सिर्फ ऑप्शंस क्लिक करनी है, सब लिख के सॉल्व करना है। अच्छी प्रेजेंटेशन जो होती है कि अगर सवाल में कोई खास चीज रिक्वायर किया ना, कोई स्टेटमेंट, कोई रिपोर्ट, कोई अकाउंट, तो तमीज ये है कि जिससे रिक्वायर्ड किया था वो स्टार्टिंग में आए, उसके बाद अगले पेज से उसकी वर्किंग्स आए, और वो रफ वर्किंग नहीं है, यानी आप उनको वर्किंग्स की हेडिंग देके उनके भी आगे साफ सुथरी कैलकुलेशन दूंगी, वो वर्किंग सोल्यूशन का हिस्सा है। और अगर ऐसा कोई अकाउंट, कोई एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं थी, तो बस सवाल जैसे मैं कल कैलकुलेट कर रहा था, शुरू किया और बस कैलकुलेट करता गया। तो सवाल का सोल्यूशन वो होता है जो करने वाले को भी समझ आए, पढ़ने वाले को भी समझ आए और सही भी हो। बस ये कॉस्ट के सोल्यूशन है। इसके फॉर्मेट के कोई खास कोई ऐसा स्टाइल नहीं है कि जी पेपर में सवाल करना कैसे, बस वैसे ही करना है कि आपको भी पता हो क्या कर रहे हैं, पेपर मार्क करने वालों को भी पता चले क्या करके आए हैं और सही भी हो। हाँ, जिसमें अगर कोई खास एंट्रीज, अकाउंट्स, रिपोर्ट मांगे हैं तो उसमें इतनी तमीज कर लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड है वहां से शुरू कर लेते हैं, और जो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी वो सारी वो वर्किंग कर लेंगे। तो एंट्री से शुरू कर लेंगे, क्या एक पेज लग जाएगा एंट्री के लिए, 1-1.5 लग जाएगा, वो जगह छोड़ के वर्किंग पे आ जाते हैं। ये मैं स्प्रिंग 21 का सवाल कर रहा हूं सॉल्व। अच्छा मैंने ना ये अपनी बुक में ऑटम 22 तक सब अपडेट किया हुआ है, और स्प्रिंग 23 का जब सोल्यूशन आ जाएगा तो जिस जिस चैप्टर का सवाल हुआ करेगा तब फिर वो भी क्लास वर्क, होमवर्क में डिस्कस किया करूंगा। ऑटम 22 तक बहरहाल मैंने सब अपडेट किया हुआ है इसमें। वर्किंग करते हैं। परपेचुअल सिस्टम है तो वो इन्वेंट्री कार्ड बनाना पड़ेगा, वो जो 9 और वो 11 कॉलम वाला बनाया था। अच्छा इसमें ना अगर FIFO मेथड है तो फिर तो वो ही करना पड़ेगा। अगर वेटेड एवरेज है तो जैसे बनाया था वैसे भी बिल्कुल सही है, और आज मैं उसका एक शॉर्टकट बताता हूं, अगर आपको वो आसान लगे तो बेशक वो कर लेना, लेकिन ये जो मैं बना के दे रहा हूं ये FCO में चलेगा, FIFO में ये नहीं अच्छा चलेगा। तो FIFO में वो बड़ा टेबल ही बनेगा, और अगर FCO हो तो आपको अगर बड़ा टेबल पसंद है तो बड़ा टेबल बना ले, वरना ये जो मैं छोटा बनाने लगा हूं ये पसंद आता तो ये बना लेना। इसके लिए रजिस्टर को लटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा भी चल सकता है। डेट, थोड़ी सी अंग्रेजी, और यूनिट्स, रेट और टोटल, बस इतना ही फैला हुआ है इसका। स्टार्टिंग पॉइंट 1 फेब का बैलेंस कितना? 1 फेब को बैलेंस कितना है? 220,000 यूनिट्स है, 7,000 रेट है, 154,0,0,0,0,0,0. अच्छा अगर आप इसमें ये इतनी बड़ी बड़ी फिगर्स देख के डर जाएं, जो कि डरना बनता भी है, इतनी सारी फिगर्स हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं कि यहाँ पर हेडिंग लिखें जी रुपीज इन 1000, मिलियन में लिखना है मिलियन में लिख लें, लेकिन वो मैं इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि स्टूडेंट जब उससे पर यूनिट रेट निकालेगा वो गलत कर देगा। तो या तो इसको 1000 में कर लें और यूनिट्स को भी 1000 में कर लें, फिर रेट सही चल जाएगा, अदरवाइज कैलकुलेशन खराब हो जाएगी, तो बेहतर है कि पूरा ही लिख लें। अब आगे वेटेड एवरेज मेथड में इन्वेंट्री कार्ड, वो जो 11 कॉलम बनाए थे, अगर वैसे बनाना है वो बना ले, नहीं तो मैं वेटेड एवरेज के लिए एक और छोटा फॉर्मेट बता रहा हूं, अगर ये आसान लगे तो वेटेड एवरेज में आप ये चला लीजिएगा। चलें आगे। ट्रांजैक्शंस कब? 5 तारीख को परचेज हो गई, कितनी? 280,000, तो उससे स्टोर में बैलेंस बढ़ेगा कम होगा? तो वो इसमें हो जाएगा ऐड, कितने के? 70 to 100, 2016। बस इसमें करना ये है कि जो वहां भी वैसे ही करते थे, लेकिन हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस अपडेट होता जाएगा। अब स्टोर में कितना बैलेंस हो गया? 500,000, और रेट नया क्या बन गया? दिस डिवाइड बाय दिस, ये देखा ना, इसीलिए मैंने कहा राउंड ऑफ करेंगे ना तो आप 7 पॉइंट कर देंगे, 7112। हर ट्रांजैक्शन लिखें और फिर बैलेंस अपडेट करते जाएं। अगली ट्रांजैक्शन सेल्स कब? 10 फरवरी को हो गई सेल्स, कितनी? 180,000। अब उससे यहां से बैलेंस निकलेगा, आएगा, यहां से यूनिट्स निकलेंगे तो माइनस। वेटेड एवरेज मेथड है, रूल क्या है वेटेड एवरेज मेथड का? जब भी इशू होगा किस रेट पे? जो स्टॉक में रेट आ रहा है। और FIFO में इशू का क्या रूल है? जो भी स्टोर, दोनों में कॉमन बात यह है कि जो इन्वेंट्री में आ रहा होगा वहीं से इशू होगा, दोनों में यही रूल है। तो इसमें आ ही रहा था तो यही वाले इशू हो गए। 7112 पे सेल हो गए, नहीं सॉरी, कस्टमर को 7112 का बेचा है, नहीं ये तो कॉस्ट लिख रहे हैं हम, पता नहीं कितने का बेचा है, ये तो हम कॉस्ट लिख रहे हैं सारी। 1280160, तो स्टोर में रह गए 320, 7112 वाले, 2275,
840000। अगली ट्रांजेक्शन कब? 12 तारीख को सेल रिटर्न हो गई। कितने यूनिट्स? 5000। अच्छा, अब ये सेल रिटर्न होके स्टोर में आए हैं कि आउट हो रहे हैं? स्टोर में आए हैं तो ऐड होगा। किस रेट पे? 7112 ये वाला या ये वाला? रिटर्न चाहे वो परचेज रिटर्न है चाहे वो सेल रिटर्न है, वो चूंकि ऊपर हो चुकी ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर रही होती है, तो जिस पे ट्रांजैक्शन ऊपर रिकॉर्ड हुई थी उसी पे रिवर्स करेंगे। तो ये सेल कब हुई थी? ये इस पे, तो इसी पे रिटर्न भी रिकॉर्ड करेंगे। 35560000। स्टॉक की पोजीशन बन गई 325,000 यूनिट्स हो गए। 7112 वाले 2311400000। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल। 2240 जी 23114000। ये लिखा था पहले? अच्छा, चले सही कह रहे हो। फिर इसके बाद चले यहां तक पहुंचे। मैं पॉइंट 5 की अंग्रेजी समझाता हूं। फिर पॉइंट 4 तक कोई अंग्रेजी ना समझ आई हो, पॉइंट नंबर 4 तक अंग्रेजी में भी अगर कुछ मसला है तो पूछें। पॉइंट नंबर 4 तक जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 तक कोई अंग्रेजी का एतराज इख्तलाफ? पॉइंट नंबर 5 समझाता हूं। 30% ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स रिटर्न्ड टू एसएल। एसएल कौन है? हम एसएल हैं। तो रिटर्न टू एसएल यानी जो हमें वापस आए थे, कहां वापस आए थे? वो जो एक लाइन ऊपर वापस आए थे। तो केएल ने जो 5000 यूनिट्स हमें वापस किए थे, अब उनकी बात हो रही है पॉइंट नंबर 5 में। 30% ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स रिटर्न टू एसएल, ये उन्हीं 5000 की बात हो रही है। हैड अ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट, ये बने हुए खराब थे। एंड वर रिटर्न टू द सप्लायर, यानी हमने अपने सप्लायर को वापस भिजवा दिए। तो ये क्या हो गई? परचेज रिटर्न। कब का वाकया है ये? 15। तो 15 तारीख को हो गई परचेज रिटर्न। 30% यूनिट्स, किसके 30%? ये 5000 के। कितने बने? अच्छा, अब 1500 यूनिट सप्लायर को वापस भिजवा रहे हैं, तो यहां से इन हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं? आउट हो रहे हैं। किस रेट पे? 7200 पे। क्यों? क्योंकि परचेज रिटर्न है, जो ट्रांजैक्शन हुई थी उसी को रिवर्स कर रहे हैं हम। तो 7200 पे 10850। तो अब बैलेंस रह गया 323। इसमें से इतना गया 2300 600 000। और अब रेट रिवाइज हो जाएगा क्योंकि 7200 आ गया बीच में। 7111.59। 2 डेसिमल कर लेना चाहिए। वैसे 2 कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर होता है कि जब आप रेट निकालें तो 2 डेसिमल तक जरूर जाएं। अच्छा, अभी पॉइंट 5 चल रहा है। 5000 में से 30% यानी 1500 ये तो सप्लायर को वापस कर दिए। रिमेनिंग डिफेक्टिव कौन से रिमेनिंग? इन्हीं 5000 में से 3500 वर डैमेज्ड, अपनी ही गलती की वजह से, इसलिए खामोशी से इनको बेच दिया। 2000 का बेच दिया। तो ये आउट हो गए, इन हो गए, आउट हो गए। तो ये स्क्रैप बेच दिए हमने किस तारीख को? तो 20 तारीख को हमने स्क्रैप के तौर पे इनको यहां से निकाल दिया 3500। अब ये बस आउट हो रहे हैं। तो किस रेट पे? ये 2000 लिखूं इधर। तो फिर जब ये 1,80,000 बेचे थे तो यहां वो लिखूं जितने के बेचे थे? नहीं, हम ये कॉस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं।
अब ये जो सेल्स किए थे क्या पता 10,000 के बेचे होते थे, यहाँ 10,000 थोड़ी लिखेंगे, यहां से तो कॉस्ट पे ही आउट करेंगे। इसी तरह ये जो खराब यूनिट्स हैं ये हम 2,000 के बेच रहे हैं, चलो फेंक रहे होते, यहां से तो फिर भी कॉस्ट पे ही आउट करते, ये तो कॉस्ट की कैलकुलेशन है, तो ये इसके ऊपर निकलेंगे। तो 2,000 का क्या करें, 2,000 कॉस्ट पर यूनिट तो नहीं है, हाँ तो उसका क्या करें, एंट्री करते हुए कैश डेबिट करने में काम आएगा वो, यहां से तो कॉस्ट ही आउट करेंगे इसकी। कितने टोटल, 2 4 8 9 0 6 5। अब स्टॉक रह गया है 32,000 बस, 3,20,000 और 7,111.59 वाले, और अमाउंट रह गई 22 75 70 9435। पॉइंट नंबर 4 की अंग्रेजी दोबारा पढ़ के देख लीजिए, और अगर इसमें कोई एतराज तकलीफ है तो बताइए। है मैंने क्या कहा 4 के बाद क्या था, हाँ तो 5 ही ना, 5। पॉइंट नंबर 6 पढ़ के देख लें, नहीं 6 ऊपर वाला, पॉइंट नंबर 5 पढ़ के देख लें। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उसकी अंग्रेजी में कोई मुश्किल परेशानी है तो बेटे बोलिए, चले कोई मसला नहीं। पॉइंट नंबर 6, 5,000 यूनिट्स केएल को भेजे, केएल कौन है, वो ऊपर वो जो कस्टमर था हमारा वो केएल, ऊपर पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है खुरम लिमिटेड, जिसको हमने यूनिट्स बेचे थे और जिसने हमें वापस कर दिए थे, तो उसको अब हमने 5,000 यूनिट्स दे दिए, तो ये क्या हो गई सेल, किस तारीख को है जी, तो 22 फेब को हो गई सेल। कितने यूनिट्स, 5,000, किस रेट पे, अच्छा इस रेट पे के इस रेट पे, उस पे क्यों, तो हो वाला होगा है वो सेल प्राइस होगी। अच्छा ये ना जिनको ये लग रहा है कि ये वाला रेट नहीं ये वाला रेट होगा, तो मैं अभी डबल एंट्री बताता हूँ ना तो समझा दूंगा, ये अभी डबल एंट्री के साथ ज्यादा बेहतर है समझाना, यही रेट लगेगा अभी क्योंकि ये सेल है, बस सेल हो रही है तो सेल होगी। 3,555 7,950। तो अब स्टॉक की पोजीशन रह गई 3,15,000, 2240151485। अच्छा गलत है, सही। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 7, फिर किसी को बेच दिए, फिर सेल हो गई, किस तारीख को, 25 तारीख को बेच दिए, कितने 150,000, तो 150 बेचे, सेल है किस रेट पे, ये इसी पे ही, तो 7,1 10,66 72। इसमें से ये माइनस करें तो ये नहीं बनता, मल्टीप्लाई करें तो और इसलिए आएगा क्योंकि वो रेट एग्जैक्टली 0.59 नहीं था, वो तुमने राउंड ऑफ चलाया हुआ है, इससे नीचे चलते जाए ना। ये क्या बन रहा था 7,3 का 2, शुरू से 10,85। अब क्या रह गया, कितने रह गए 165,000, 7,111 वाले 1173 412 117 1173 412 985। फिर क्या हुआ 28 तारीख को जब फिजिकल काउंट करने गए, अच्छा क्यों गए, परपेचुअल सिस्टम में क्यों गए, तो परपेचुअल हो तो फिजिकल काउंट करना मना तो नहीं है, मजबूरी नहीं है लेकिन मना तो नहीं है, पीरियोडिक हो तो फिर तो मजबूरी है, फिजिकल काउंट करना पड़ेगा, परपेचुअल है तो क्रॉस चेक करने चले गए, तो तभी तो पता चला जाके 500 यूनिट, जो 4,500 यूनिट्स हैं उनके बारे में पता चल रहा है कि उनकी एनआरवी डाउन है, और वो जो 500 यूनिट्स हैं वो गए, तो 500 यूनिट्स गए, गुड्स लॉस्ट हो गई 500 यूनिट्स 7,111 वाले,
3,557,9,5 बाकी रह गए 1,645,00 7,111.59 वाले 1,168,5,7,1,9,0 और एनआरवी वो स्टॉक में ही पड़े हुए हैं, वो तो बस वैल्यूएशन करनी है तो वो स्टॉक में पड़े हुए हैं। ये हो गई सारी कैलकुलेशन। अब करते हैं इनकी डेबिट क्रेडिट। वो तो जस्ट एनआरवी राइट डाउन की एंट्री करेंगे ना, स्टॉक से थोड़ी निकल गया, स्टॉक में तो पड़े हुए हैं। ऑब्सोलीट का मतलब होता है जो नीचे शेल्फ में पड़े हुए थे, थोड़े दब गए, को कोना खराब हो गया, तो वो ऑब्सोलीट होते हैं। तो उनकी एनआरवी कम है तो ठीक है, एनआरवी राइट डाउन कर लेंगे। ये सारी अंग्रेजी के पॉइंट्स देख लें। इसमें अगर कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आई, किसी पे इख्तलाफ है, एक इख्तलाफ अभी मैंने पेंडिंग रखा हुआ है कि ये रिप्लेसमेंट वाले थे तो ये इस पे क्यों लिखे, इस पे क्यों नहीं लिखे, इसका जवाब एंट्री के साथ देता हूं। उसके अलावा और कुछ पूछना है तो पूछें। नहीं पूछें। रिप्लेसमेंट की बात क्यों की? जैसे तुम इसका ही कह रहे हो, बच्चे रिप्लेसमेंट की बात क्यों की? रिप्लेसमेंट देखिए अभी जो चीजें किसी तो रिटर्न करने जाते हो, चलिए एक मिनट की बात नहीं मैं एंट्री बताता, एंट्री के साथ समझाता हूँ, ठहर जाए। इस रिप्लेसमेंट वाले पॉइंट के अलावा और इसमें बताएं क्या पूछना है। चले ठीक है जी, कुछ नहीं पूछना। एंट्री शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री ओपनिंग स्टॉक की एंट्री कर दें। नहीं, ओपनिंग स्टॉक की एंट्री नहीं होगी तो एंट्री हो जाए। अच्छा, ये ना कैलकुलेशन कर रहे थे, हमने रेट निकालना था, इसलिए मैंने कहा था कि आप इनको पूरी अमाउंट लिखें। लिख ली पूरी अमाउंट। अब कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप एंट्रीज में भी लाजमी 10-10 डिजिट लिखें, तो आप एंट्रीज में ये बिल्कुल कर लें। इतनी बड़ी फिगर है, मिलियन कर लेते हैं। एंट्रीज करने लगाओ। सबसे पहली 5 तारीख को परचेज हो गई इन्वेंट्री डेबिट, कैश या पेएबल क्रेडिट, कितनी 2016 और 2016। ठीक है, इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट। फिर क्या हुआ? सेल हो गई। अच्छा, सेल कितने की कितने रुपए के बेचे हमने? कस्टमर को कितने रुपए का बेचा? कस्टमर को ये कितने रुपए का बेचा? कस्टमर को कितने का बेचा? नहीं बताया ना, नहीं बताया। तो मैं आपको सिर्फ रिप्लेसमेंट वाला पॉइंट समझाने के लिए खुद अज्यूम कर लेता हूं कि 10,000 का बेचा। इस सवाल में नहीं बताया। अच्छा, इस सवाल में नहीं बताया तो इसके लिए आप एंट्री क्या करते? एक तरीका तो यह है कि जब बताया ही नहीं तो सेल की एंट्री ना करें, सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री कर दें। यह भी ठीक है, और यह भी ठीक है कि आप सेल की एंट्री भी कर दें, कैश डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, लेकिन इसकी अमाउंट खाली छोड़ दें, अमाउंट ही नहीं पता। और साथ दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, कितने से? 1280.16 और 1280.16। ये 10 तारीख की सेल की एंट्री होगी। अच्छा, मैं ना वो रिप्लेसमेंट वाला पॉइंट समझाने के लिए अज्यूम कर रहा हूं कि 10,000 रुपए का बेचा, तो पहली एंट्री कितने से होगी? 1,80,000 यूनिट्स इंटू 10,000। ये 10,000 वाली बात दोबारा सुन लें, सवाल में कहीं नहीं है 10,000। मैं आपको सिर्फ रिप्लेसमेंट वाला पॉइंट समझाने के लिए बता रहा हूं कि इसको 10,000 रुपए अज्यूम कर लेते हैं, सवाल में नहीं है। और सवाल में जब सेल प्राइस बताई ही नहीं तो आप ये एंट्री ना करें, सिर्फ ये कर लें, क्योंकि जब उसकी अमाउंट ही नहीं पता तो ये भी सही है। लेकिन एहतियात ये है कि एंट्री कर दें और अमाउंट ना लिखें, ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। वैसे नहीं ठीक है, खैर बस ब्रैकेट में दिखाना था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 12 तारीख को सेल रिटर्न हो गई। तो 12 तारीख को जब सेल रिटर्न हुई तो ये ऊपर वाली एंट्रीज रिवर्स कर देते हैं। ये ऊपर वाली हो जाएगी सेल रिटर्न्स डेबिट, कैश या डेटर क्रेडिट, और दूसरी इन्वेंट्री वापस डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। इन्वेंट्री कितने से डेबिट? 35.56। और अभी जो मैंने सिर्फ रिप्लेसमेंट वाली बात समझाने के लिए 10,000 अज्यूम किया है, तो ये वाली एंट्री कितने से होगी? 5,000 यूनिट्स इंटू 10,000, क्योंकि कस्टमर तो हमें 10,000 ही की चीजें वापस करने आए ना, उससे तो हमने 10,000 ही वापस करने होंगे। 12 फरवरी तक ये जो 2 एंट्रीज मैंने की हैं, इन पे कोई इख्तलाफ? हाँ जी, यहां तक कोई और मसला? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 15 तारीख को हो गई परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न की एंट्री हो गई, इन्वेंट्री से निकाल दिया कैश या पेबल वापस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, कितनी 10.8। यहां तक जाग रहे हैं? ओके, आगे 20 तारीख को स्क्रैप सेल होगी। अच्छा, अभी जो स्क्रैप सेल है ना, ये सेल्स नहीं है, ये वही जो भी मैंने एंट्रीज दिखाते हुए बताया था, ये हम कबाड़िया को बेच रहे हैं। तो जब कबाड़िया को बेच रहे हैं तो इन्वेंट्री में से हम पूरी कॉस्ट निकाल देंगे। किस तारीख को है? इन्वेंट्री से तो हम पूरी कॉस्ट निकाल देंगे, कितनी?
24.89। ये यहां से इन्वेंट्री क्रेडिट। पैसे कितने मिल रहे हैं? 2000 रुपए। और ये यूनिट्स कितने हैं? तो 3500 यूनिट्स इंटू 2000 रुपए कितना हो गया? 7 मिलियन। तो अब एंट्री कैसे पूरी करें? बाकी P&L चला जाएगा 17.89। ये स्क्रैप सेल वाली एंट्री। तो इन्वेंट्री कार्ड में तो वो कॉस्ट लिखेंगे, वहां कैश डेबिट उतने से होगा जो 2000 का बेचा है। क्या जी? लॉस ऑन डिस्पोजल का वर्ड नहीं इसके लिए मुनासिब ना, तो पीपी होता है। अच्छा ये ना वो ऑनलाइन के ग्रुप में भी वो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, हम बेटे इन्वेंट्री पढ़ रहे हैं, ये पीपी नहीं है। वो जो आपने पहले प्लांट वगैरह पढ़ा हुआ है वो नहीं हो रहा, हम इन्वेंट्री पढ़ रहे हैं इसमें। अब तो 9 दिन 8 दिन हो गए पढ़ते हुए इन्वेंट्री को, 7 दिन। ये वाली एंट्री यार बिल्कुल मरे हुए हैं सारे। नहीं रोजा लग रहा है तो ये भी तो लगाना है ना, ये भी तो है जरूरी। अपने आप को बता रहा हूं तो मैं अकेले में बता लूंगा जाके। जाग भी रहे 20 फरवरी के बाद। हर बात का जवाब जैसा नहीं होता। 20 फरवरी के बाद क्या है? 22 फरवरी को हो गई सेल। चलें जी, अब आई वो बात। 22 फरवरी को सेल हुई है 5000 और अंग्रेजी लिखी हुई है कि कस्टमर ने जो चीजें वापस की थी उसकी रिप्लेसमेंट में हमने इसको 5000 दोबारा दिए। अच्छा, कस्टमर को चूंकि हम उसी की खराब चीजें वापस की हुई के बदले दोबारा दे रहे हैं, तो उसका कंसर्न क्या होगा कि जितने पैसे हमने उससे पहले चार्ज किए थे उतने पैसों में ही हम उसको दोबारा दें, या वो हमारे रिकॉर्ड चेक करेगा आके और देखेगा दिखाओ मुझे तुमने पहले सेल की किस कॉस्ट की एंट्री की थी, उसी रेट के ऊपर एंट्री करो। उसको किससे कंसर्न है? सेल प्राइस से। तो हाँ, सेल प्राइस हम अब उसको कितनी चार्ज करेंगे? 10,000 ही करेंगे। सेल प्राइस अब भी हम उसको 10,000 करेंगे। ये मतलब है रिप्लेसमेंट का कि जो उसको हमने पहले 10,000 की चीज बेची थी, कुछ मासूम बच्चे जो सोच रहे 10,000 के दे रहे, मैंने एम ही किया हुआ 10,000, तो जो 10,000 की चीज उसको पहले बेची थी अब चूंकि वो रिप्लेसमेंट में हम उसको दोबारा दे रहे हैं तो वो भी यकीनन 10,000 की दे रहे होंगे। तो अब जब 10,000 की देंगे तो दोबारा से हमें कैश या डेटर डेबिट 10,000 के ऊपर। लेकिन ये हमारी और कस्टमर की ट्रांजैक्शन है इस चीज से रिलेटेड। अब जो कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री करनी है, तो क्या ये कोई सेल रिटर्न है? क्या ये सेल रिटर्न है? बस सेल है। तो सेल है तो जैसे आउट होता है वैसे ही आउट होगा उस वक्त के रेट पे। तो इसलिए इस पे ये वाला रेट लगाया था। अब बताएं जिनको रिप्लेसमेंट वाले में कोई एतराज है। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 35.56। ये हो गई 22 तारीख की सेल वाली एंट्री। और फिर उसके बाद 25 तारीख को यही एंट्री और अमाउंट हो जाएगी। उसके बाद 28 तारीख को गुड्स लॉस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट किस अमाउंट से? ये 3.56 हो गई लास्ट। एनआरवी जब कैलकुलेट की गई, अच्छा बीच में 2 एंट्रीज और हैं जो मैंने जबानी बोली हैं। एक ये 150,000 यूनिट्स की सेल है, यही वाली दोनों एंट्रीज करेंगे अमाउंट वहां टेबल से देख के, और दूसरी एंट्री गुड्स लॉस की मैंने बताई है, गुड्स लॉस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट अमाउंट वहां से देख के। लास्ट 4500 यूनिट्स ऐसे हैं जो हैं स्टॉक में पड़े हुए लेकिन उनकी एनआरवी कम है। एनआरवी कितनी है? 6000, जबकि कॉस्ट कितनी है? तो 1,111 डाउन राइट डाउन करना है। देखें हमारे पास अभी वो कॉस्ट के ऊपर आ रहा है जबकि उसकी एनआरवी कितनी है? 6000। तो राइट डाउन करना है ना, तो हमें इसको 1,111 राइट डाउन करना पड़ेगा। कितने यूनिट्स? 4500। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 4500 यूनिट्स 111.59। ये 111 कहां से आया? 7111 कॉस्ट है, 6000 पे उसको लाना है, तो इतने से राइट डाउन करेंगे। यही सवाल आपका दोबारा होमवर्क है, ये आपने करना है। अल्लाह हाफिज।